गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट की है वर्क पावर एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने वर्क किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी होती क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो हमारी कैपेसिटी है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क। लाइक वर्क, एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। हमने पढ़ा था वर्क क्या की थी? एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो दैट मीन्स एनर्जी भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन इज ऑल्सो सेम। वर्क की डायमेंशन क्या थी? वर्क की डायमेंशन थी m1 L2 T माइनस 2। तो यहां पे भी एनर्जी की डायमेंशन क्या रहेगी? सेम। द यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क, मीन्स SI यूनिट जूल एंड CGS यूनिट अर्ग। ठीक है, ये होगी बात यूनिट्स की। अब बात आती है फॉर्म की। नहीं, उससे पहले देखो, अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना? कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब बात आती है फॉर्म की, यानी कितने टाइप की होती है एनर्जी? बहुत सारे टाइप की होती है, वेरियस फॉर्म है हमारे पास। लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो ये सब क्या है? ये सब वेरियस फॉर्म्स हैं एनर्जी की। ठीक है, हमें हमारे जो सिलेबस में है मतलब वेरियस फॉर्म तो नहीं हम सारे डिस्कस करेंगे, वैसे भी डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पता है हीट एनर्जी क्या होती है। जैसे अगर मैं लाइट ऑन करती हूँ, बल्ब ऑन करती हूँ, तो उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होगी, वो बल्ब गर्म भी होगा, यानी वहाँ लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो इस टाइप से हमने बहुत सारी एनर्जीज पढ़ी हुई है 9th क्लास में। तो अब हम करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। देखो, वैसे तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसी को हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? सम है। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके सम को ही हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है जो मोशन की वजह से होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से कोई भी बॉडी जो एनर्जी पोजेस करेगी उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। यानी द एनर्जी produced by any object by virtue of its motion, that is called kinetic energy। उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने क्या किया, एक हथौड़े से किसी वुडन ब्लॉक में मुझे कील लगानी है, हथौड़े से मैं क्या करूँगी? उस पर हैमर से क्या करूँगी? मैं फोर्स लगाऊंगी, है ना, फोर्स लगाऊंगी, और उसकी वजह से वो कील जो है धीरे धीरे वुडन ब्लॉक है उसके अंदर क्या कहेगी? जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हैमर जो है, हैमर से मैंने फोर्स लगाया, आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है। और हमने अभी क्या कहा? एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, वही तो है। तो यानी बीइंग इन मोशन, आप कह सकते हो मोशन में होने की वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी आई? इसके अंदर आई काइनेटिक एनर्जी। या फिर आप एग्जांपल ले लो, बुलेट से हम फायर करते, गन से हम फायर करते हैं। जब हम फायर करेंगे बुलेट जाएगी, तो बुलेट पहले क्या है? गन के अंदर रेस्ट पर है, लेकिन जब फायर किया तो बुलेट वहाँ से निकली तो वो किस में आ गई? मोशन में आ गई, तो वहाँ एनर्जी आई, है ना। हाँ, जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, कौन सी एनर्जी किससे कहाँ से कहाँ कन्वर्ट होती है, वो बाद की बात है। तो अभी मैंने सिर्फ किसकी बात की है? काइनेटिक एनर्जी की। फैन घूम रहा है, कौन सी एनर्जी है इसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी है।
वैसे तो पोटेंशियल भी आ जाती है हाइट की वजह से, लेकिन फिलहाल मैं मोशन की बात कर रही हूँ, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब अगर आपको कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करो, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, सबसे पहले हम मान के चलते हैं, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट रेस्ट। देखो बेटा, मैं इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट कर रही हूँ, तो रेस्ट बोला है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0 है, ठीक है। तो मैंने क्या माना, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट रेस्ट, अ कांस्टेंट फोर्स F if when a constant force F is applied on the body, then it covers or then it displaces through a displacement or through a distance of s। भाई हमने माना कि एक बॉडी थी जिसका मास m था, वो रेस्ट पर थी, यानी u कितना था, 0। जब उस पर कांस्टेंट फोर्स F लगाया तो वो मूव करना स्टार्ट हो गया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v के अंदर, और उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, s, या उसने कितने डिस्टेंस कवर की, s। ठीक है, क्लियर, लिख दिया ये सब। चलो जी, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और अभी मैंने स्टार्टिंग में जब एनर्जी स्टार्ट की थी, हमने क्या कहा था कि जब भी हमें एनर्जी मेजर करनी है देन वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट मीन्स यहाँ पर एनर्जी है जो वो किसके इक्वल आएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन के। जब भी आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने, आप कहोगे cos थीटा नहीं लिया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, यानी एंगल कितना हुआ है, 0। cos 0 कितना होता है, 1। हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला आ गया ना, ये तो एंगल पर तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इनटू S। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब बात आती है एक्सेलरेशन की, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सेकंड यूनिट में हमने 3 इक्वेशन इसीलिए तो पढ़ी थी, 3 इक्वेशन याद होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। v स्क्र, u कितना है इस केस में, 0, इनिशियली रेस्ट पर है बॉडी, इज इक्वल टू 2as, दैट मीन्स v स्क्र इज इक्वल टू 2as। तो हमारे पास a कितना आया, हमारे पास a आया v स्क्र बाय 2s। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय 2s मल्टीप्लाई बाय s, s कैंसल, इट बिकम्स mv स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स हाफ mv स्क्वायर। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एंड विच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी आपको जब भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ मल्टीप्लाई मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर है, ये नोट करें आप। फिर हम एक और तरीका करेंगे, कैलकुलस मेथड, हमें उसमें सीखा हुआ है, हमने क्या कहते हैं सेकेंड यूनिट में सीखा है ना हमने, सेकेंड यूनिट में। तो कैलकुलस मेथड से अगर हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे वो करते हैं, ये नोट करें पहले आप। So now expression of kinetic energy by calculus method. कैलकुलस मेथड से अब ड्राइव करेंगे, पहले तो सिंपल ये था। तो स्टार्टिंग हमने की, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट एंड व्हेन अ फोर्स F is applied on it, it produce a displacement ds, small displacement ds,
इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में यानी फोर्स लग रहा है, ठीक है। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा सपोज अ बॉडी ऑफ मास m initially at rest on applying force F, it produces a displacement ds in its own direction, ओन डायरेक्शन यानी दोनों डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, चलो डी डब्ल्यू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एस, है ना। फोर्स क्या होगा m इंटू ए, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। अब मल्टीप्लाई में dt को मैं ds के नीचे लिख देती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी, सेकेंड यूनिट में पढ़ा हुआ है, पहले लिख देते हैं। चलो जी, ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हुई है, 0 टू v। हेयर वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू v, सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट मीन्स इंटीग्रेशन 0 टू v mv dv। मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, टेक इट आउटसाइड, v 0 टू v dv। पावर 1 है, इंटीग्रेट करेंगे क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन गया हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है बाय कैलकुलस मेथड। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, फोर्स का फॉर्मूला लगाया, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ओपन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dt को इधर ले गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है। देन टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन we integrate it, on integration the power of v is 1, on integration it becomes v square by 2, then put the limits, upper limit minus lower limit, so we get the formula half mv square, half mv square। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है बाय कैलकुलस मेथड, नोट करें। अच्छा, अब 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। क्या था लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही था जी, है ना। चलो जी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, एक v चाहिए और हाफ चाहिए मुझे यहाँ पर, है ना, यही चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। तो क्या करें, या तो आप डायरेक्ट कर दो इस टॉपिक को कि आपने क्या किया, आपने मोमेंटम लिखा, काइनेटिक एनर्जी लिखी, उसको डिवाइड करके देख लो क्या रिलेशन आता है, या फिर इसको दूसरे तरीके से करते हैं। देखो, लीनियर मोमेंटम mv होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख दूँ मैं, हाफ mv मल्टीप्लाई में v, है ना। यानी अगर मैं यहाँ एक मास और ले आऊँ तो मोमेंटम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बना, mv मल्टीप्लाई में mv बाई 2m।
मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, 2 बार है, स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा पी स्क्वायर बाय 2m, यानी पी स्क्वायर कितना आ गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो p कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब इसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वो करते हैं अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। So first of state work energy theorem. What is work energy theorem? Work energy theorem क्या कहती है? It states that work done by a constant force, यानी किसी बॉडी पर constant force लग रहा है, तो उस बॉडी ने जितना काम किया अगर वो कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वो वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं, it states that work done produced by a constant force in an on a body is equal to change in kinetic energy of that body। ठीक है, बड़ा सिंपल है। जैसे हमने एक्सप्रेशन किया था काइनेटिक एनर्जी का, उसमें हमने माना था कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है, अब रेस्ट नहीं मानते, हमने मान लिया सपोज ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट, it starts to move with velocity v and produces a displacement s। क्लियर? यानी इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है? u है, फोर्स F लगाने पर ये क्या होगी? v के साथ मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरी स्पीड इसीलिए ये सारा आपने 9th में भी किया हुआ है और बड़ा इजी सा है ये, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से a कैलकुलेट करो, कितना बनेगा? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2s। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट m वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2s मल्टीप्लाई s कैंसल, w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर, it becomes half mv square minus half m u square। v is final velocity, u is initial velocity, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारे पास क्या आया वर्क डन? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और स्टेटमेंट क्या कहती है? यही तो कहती है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? चलो जी नोट करें। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम कैलकुलस मेथड से पुट करें तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने एक्सप्रेशन किया था कैलकुलस मेथड से काइनेटिक एनर्जी का, उसमें इंटीग्रेट करते हुए हमने लिमिट लगाई थी 0 to v, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी 0 से v तक। जब आपसे वर्क एनर्जी थ्योरम पूछेंगे उसमें आपने क्या करना है? वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम u to v, यानी जो लिमिट लगानी है आपने क्या लगानी है? u to v। ठीक है, वो अपने आप करना। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। द एनर्जी possessed by
एनी ऑब्जेक्ट by virtue of its position and पोजीशन की जगह आप हाइट भी लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पोजीशन का एग्जांपल लो। क्या एग्जांपल लोगे वो पोजीशन का? भाई कोई पत्थर है, मतलब वैसे मैं एग्जांपल ले लिया, कोई बॉल है यहाँ तक उठाई हुई है, या छत पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो मतलब हाइट की वजह से। डैम के अंदर जो वाटर है वो क्या है, उन सब में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी वाली, किसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी? वो पोजीशन की वजह से। यानी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो तो क्या होगी, ग्रेविटी, यानी जो पोजीशन की वजह से होगी। उसके बाद एग्जांपल आता है जो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लें, स्प्रिंग के अंदर। जैसे आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने आते हैं, उसमें स्प्रिंग लगा होता है। जैसे कोई टॉय कार है, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो उसको हम पीछे ऐसे करेंगे, वो स्प्रिंग की वजह से वो गाड़ी क्या होती है, आगे की तरफ मूव करती है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, वैसे स्प्रिंग उठा के ऐसे खींच के देख लो, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से जो एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या फिर और एग्जांपल अगर हम लें इलास्टिक पोटेंशियल, तीर कमान, हमने क्या किया, तीर चलाना है, उसको हम ऐसे खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं ना, तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की हुई। फर्स्ट हुई हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड हुई हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल जो पोजीशन की वजह से है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by any object by virtue of its position from the surface of earth. एक्सप्रेशन ड्राइव करना हो, कैसे करोगे एक्सप्रेशन ड्राइव? चलो जी, हमने क्या किया, पहले ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर एक बॉडी कंसीडर की जिसका मास m है, तो उसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg। सपोज करो मुझे यहाँ h हाइट तक ये लेके आने हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने लिखा सपोज अ बॉडी ऑफ मास m एट ग्राउंड या एट h इज इक्वल टू 0 एट द सरफेस ऑफ अर्थ, कुछ भी लिख सकते हो। देन द अमाउंट ऑफ फोर्स required to raise the object is, कितना फोर्स चाहिए हमें, mg। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज ऑब्जेक्ट एट हाइट h, तो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस mgh। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही एनर्जी होती है, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, mgh। ये हमारे पास क्या आ गया एक्सप्रेशन, किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। u से आप डिनोट कर सकते हो इसको। हाँ, अगर h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। यानी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। क्लियर है? क्लियर हुई ये बात? अब बात आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, नोट करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आप लिख लोगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय स्प्रिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम करते हैं इसके एक्सप्रेशन। सबसे पहले
हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर, सुनो ध्यान से, लेट अस कंसीडर अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। हमने स्प्रिंग के मास को क्या किया है, नेग्लेक्ट, क्योंकि बहुत कम होगा। एंड वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू अ रिजिड स्पॉट, रिजिड स्पॉट यानी फिक्स कर दिया, एंड अदर एंड इज अटैच टू अ बॉडी ऑफ मास m which can be slide over the surface। इस सरफेस के ऊपर वो क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। क्लियर? ये जो पोजीशन है हमारी, ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, इनिशियल जो हमने लिया, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये। ठीक है। अब when a force F is applied on when a spring is stretch, यानी अब मैंने क्या करना है, ब्लॉक को सपोज करो मैं खींच रही हूँ थ्रू अ डिस्टेंस x। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को पकड़ा और इसको ऐसे खींच दिया। ठीक है, दोबारा ये कैसे अलग बना के दिखा देती हूँ। जब मैं इस ब्लॉक को खींचूंगी, स्प्रिंग खुल जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, मान लो कितना हुआ, यहाँ तक। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, x। इधर डिस्प्लेसमेंट हुई है, ध्यान से सुना, इधर डिस्प्लेसमेंट हुई है, लेकिन आपको पता है जब आप इसको छोड़ोगे वापस आएगा। इसका मतलब इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आ गया है, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ x। रीस्टोरिंग फोर्स Fs से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, जो ये फोर्स है ये क्या है, अपोजिट टू x, यानी हमने डिस्प्लेसमेंट, बॉडी तो उधर खींची है, ब्लॉक तो उधर खींचा है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्टिंग से लिखूँ या ऐसे ही लिख लोगे आप? लिख लेना, पहला केस लिख लेना, कंसीडर इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास whose one end is attached to a rigid spot and other end is attached to a body of mass m which is at the equilibrium position। ठीक है, if the, उसके बाद लिखोगे, if the block is pushed through a distance s x so that spring is stretched, then a restoring force Fs is set up in the spring, then that force is directly proportional to x। उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। इसका मतलब कि हमने स्प्रिंग को कितना पुश किया, कितना खींचा, उसी के अकॉर्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको माइनस लग जाएगा। हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट Fs is opposite to x, force is opposite to extension, फोर्स इज अपोजिट टू एक्सटेंशन। क्लियर है? के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अब एक चीज हमें ध्यान देना यहाँ पर, टू कीप दिस स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, ये स्ट्रेच ही रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना ये रिस्टोरिंग फोर्स है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, यानी उसी डायरेक्शन में हमें इसको ऐसे ही खींचना पड़ेगा, इसी फोर्स के साथ, Fs फोर्स के साथ, ताकि ये क्या रह सके, स्ट्रेच रह सके। यानी आप ये कह सकते हो, टू कीप दिस स्प्रिंग स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस x, अ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू Fs। ठीक है, टू कीप स्प्रिंग स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस x,
एन एक्सटर्नल फोर्स F equal and opposite to Fs must be applied on it, इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो F कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ Fs, यानी माइनस माइनस के एक्स क्या बन गया, प्लस के एक्स बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना है क्या, कैलकुलेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले ये नोट करें, तो क्या आएगा, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज to stretch the spring is integration of small amount of work done, which is equal to force into displacement। फोर्स क्या है, के एक्स, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ, 0 टू एक्स, के कॉन्स्टेंट है, 0 टू एक्स, एक्स डी एक्स, एक्स को इंटीग्रेट करोगे स्क्वायर, 0 टू एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना बन गया है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यानी हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसके बाद है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड देन कॉलिजन्स। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा, कवर करो ये जितना जल्दी हो सके।